वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः अपने चैनल पर एक टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है मुस्लिम मैरिज। इससे पहले मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पे डाला था जो केवल मैरिज से संबंधित था। बच्चों की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी कि सर एक लेक्चर और लिया जाए, और इस तरह के अलग अलग कंटेंट्स में अलग अलग करके लेक्चर्स सर लेते रहिए, उससे हम लोग को सुविधा होगी। बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पुनः आज एक वीडियो बनाया और बनाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है मुस्लिम विवाह। यह जो मुस्लिम विवाह टॉपिक है, इसे बीए के बच्चों को भी पढ़ना है, एमए फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को भी पढ़ना है, साथ ही साथ बीए एलएलबी के जो बच्चे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनको भी पढ़ना है। बीए एलएलबी के सेकेंड सेमेस्टर में एक सोशियोलॉजी का पेपर है जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी, जिसमें मैरिज पढ़ना है। मैरिज में हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज पढ़ना है। तो हम एक एक कर हर टॉपिक पे लेक्चर देंगे, वीडियो बनाएंगे और आप तक संप्रेषित करेंगे, अपने चैनल्स में डालेंगे, उसे आप देख सकते हैं। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं, मुस्लिम विवाह शुरू करते हैं। जैसे ही हमारे ज़हन में बात आती है कि मुस्लिम विवाह, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे बिंदु हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज़हन में चलने लगते हैं। मुस्लिम विवाह का सामान्य अर्थ क्या होता है? मुस्लिम विवाह किसे कहते हैं? इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? साथ ही साथ मुस्लिम विवाह एक समझौता है। अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ रिलीजियस सैक्रामेंट। मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कैसे है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है, तो कैसे? उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे मुस्लिम विवाह के कुछ कंडीशंस होते हैं। कोई भी विवाह ऐसे तो होता नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशंस होते हैं। तो मुस्लिम विवाह की क्या क्या कंडीशंस है, उस कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात आती है कि आखिर यह कितने प्रकार का हो सकता है। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज, इसके बारे में हम जानेंगे। हम देखेंगे कि मुस्लिम विवाह कितने तरह के हो सकते हैं, कितने इसके टाइप्स हो सकते हैं, कितने काइंड्स हो सकते हैं। अब हम, चूंकि आज का जो टॉपिक है केवल और केवल मुस्लिम विवाह पे है, चूंकि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत, मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत विवाह से संबंधित बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे मेहर की बात आएगी तो डॉर क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आएगा, या डिवोर्स, जिसको डिवोर्स कहते हैं, डिवोर्स ऑफ मैरिज आएगा। तो डिवोर्स कितने प्रकार का होता है, मेहर के ऊपर और डिवोर्स के ऊपर अलग से मैं लेक्चर दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा अलग अलग दोनों पे। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम विवाह पे। जनरली मुस्लिम विवाह के लिए एक अरबी शब्द है जिसको कहते हैं निकाह, और निकाह का शाब्दिक अर्थ है यूनियन ऑफ सेक्सेस, यानी डिफरेंट जेंडर का आपस में मिलना। जब डिफरेंट जेंडर आपस में मिलते हैं, यौन संतुष्टि की पूर्ति करते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अर्थों में निकाह कहते हैं। लेकिन इसी के लिए, इसी निकाह के लिए अगर हम लीगल वर्ड, लीगल लैंग्वेज का प्रयोग करें तो उसे हम कहते हैं विवाह, मैरिज कहते हैं। तो आइए बात करते हैं हम कि निकाह किसे कहते हैं या विवाह किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विवाह का सामान्य अर्थ क्या है? यूनियन ऑफ सेक्सेस, यानी यूनिटी है। किसमें यूनिटी? दो डिफरेंट जेंडर्स की यूनिटी, दो विपरीत लिंग के लोग आपस में जब मिलते हैं और अपनी यौन संतुष्टि की पूर्ति करते हैं, साथ ही साथ संतान की उत्पत्ति करते हैं और उनका लालन पालन पोषण करते हैं, और जिसे वैधता प्रदान होती है, वैधता समाज प्रदान करता है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, निकाह कहते हैं, अरबी वर्ड है, और या तो लीगल लैंग्वेज में विवाह कहते हैं। इसे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम कुछ परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे, किसने किसने क्या परिभाषित किया है, कैसे अपनी परिभाषा में पिरोया है इसको। देखिए, डीएफ मुल्ला के अनुसार, डीएफ मुल्ला एक विद्वान है जिन्होंने परिभाषित किया है अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ में। डीएफ मुल्ला के अनुसार ये परिभाषित करते हुए कहते हैं कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है, जैसा कि उक्त मैंने बताया, ऊपर मैंने बताया। एक बार पुनः सुनिए, डीएफ मुल्ला विवाह, मुस्लिम विवाह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। चलिए भाई, ये तो बात समझ में आई। वहीं के.एम. कपाडिया भी परिभाषित करते हैं। के.एम. कपाडिया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर यानी दो गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल वधु को भेंट की जाती है। एक बार पुनः सुने, डॉक्टर के.एम. कपाडिया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल वधु को भेंट की जाती है। इसी प्रकार एक और विद्वान है जिन्होंने परिभाषित किया है, उनका नाम है डॉक्टर अमीर अली। डॉक्टर अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। एक बार पुनः सुनिए, डॉक्टर अमीर अली मुस्लिम विवाह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। दो और विद्वान हैं जिन्होंने परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू रोलैंड विल्सन परिभाषित करते हैं, अकॉर्डिंग टू रोलैंड विल्सन, Muslim marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and procreation of children. एक बार पुनः सुने, according to Roland Wilson, Muslim marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। वहीं एससी शंकर भी परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एससी सरकार, मैरिज एमॉन्ग मुस्लिम इज नॉट ए सैक्रामेंट। मैरिज एमॉन्ग मुस्लिम इज नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ऊपर दिए गए सभी परिभाषाओं को ध्यान से देखें तो सबने इसी बात पे फोकस किया है कि मुस्लिम मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रश्न यह उठता है, हमारे मन में भी उठना चाहिए और आप सभी के मन में भी उठना चाहिए कि आखिर मुस्लिम विवाह को हम एक समझौता क्यों कहते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई तो कॉज होगा। जैसे हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, वैसे ही
इस कार्य के पीछे भी जो विवाह हो रहा है मुस्लिम संप्रदाय में, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। अब बात करते हैं मुस्लिम विवाह एक समझौता है कैसे, उस टॉपिक पे आते हैं। आप ऐसे देखिए, मुस्लिम विवाह एक समझौता है कैसे। आम बोलचाल की भाषा में हम हमेशा प्रयोग करते हैं कि हमारे बीच समझौता हुआ, हमारे दोस्तों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया। जिस प्रकार हम सामान्य तौर पे या एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम आम आदमी एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आए दिन हम प्रयोग करते हैं कि समझौता हुआ हमारे बीच। तो जब भी दो व्यक्तियों के बीच जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, कुछ कंडीशंस होते हैं। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? जैसे दो व्यक्तियों के बीच एक फ्री कंसेंट होता है। जैसे कोई समझौता होता है तो उसमें किसी व्यक्ति का दबाव नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमें राम से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी बिजनेस को लेके, तो राम जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उनसे हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। यानी पहली बात क्या आई कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट होना चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच फ्री कंसेंट होता है। दूसरा, जैसी बात है हम बिजनेस कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ धन की बात की जाती है, लेन देन की बात की जाती है कि भाई 50% आप लेना, 50% हम लेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो 40% आप लेना या 60% हम लेंगे। यानी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन की बात होती है, धन की अदायगी की बात होती है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ भाई कल की डेट में पता चला कि मुकर गए तो इसके लिए कहा जाता है कि चलो भाई कोई ना कोई गवाह ले आते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच होने चाहिए, जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके बीच में कोई ना कोई ऐसे गवाह भी होने चाहिए। कल की डेट में अगर एग्रीमेंट डिसॉल्व होता है, एग्रीमेंट क्रैक होता है, टूटता है, तो गवाह होना जरूरी है, वो सही और गलत बता सकेगा। तो दो गवाहों की भी जरूरत होती है, दो गवाह होते हैं। साथ ही साथ अगर यह कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता है तो हम जब चाहें तब डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। जो मैंने 4 कंडीशंस बताए, 4 एलिमेंट्स बताए जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर से सुने। सामान्य समझौता में दो व्यक्तियों के बीच मान लीजिए समझौता हो रहा है। सपोज करिए ये ऐसे ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि ये राम है और ये अनंत सर है, अनंत सर। और कोई बिजनेस करने के प्रति मैंने भी रुझान दिखाया, मैंने भी इंटरेस्ट लिया और राम ने भी लिया, तो हम दोनों के बीच क्या हुआ, एक फ्री कंसेंट हुआ। ये भी चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस किया जाए, मैं भी चाह रहा हूं कोई बिजनेस किया जाए। हम दोनों आपस में बात किए, दोनों लोग की स्वतंत्र सहमति हो गई, कोई प्रेशर नहीं, कोई नशे की हालत में नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं है। फ्री कंसेंट हम दोनों लोगों ने दिया कि ऐसा करते हैं, चलते हैं, एक रेस्टोरेंट खोला जाए बढ़िया, क्योंकि नौकरी चाकरी से कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब से हम केवल अपनी लाइफ को स्मूथली स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में और भी कुछ करना है तो केवल नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है। तो साइड से पार्ट टाइम हम लोग कुछ बिजनेस किया जाए। तो दोनों की फ्री कंसेंट हुआ। फ्री कंसेंट में क्या हुआ, उसके साथ स्वतंत्र सहमति तो हो गई, लेकिन स्वतंत्र सहमति से ही एग्रीमेंट नहीं होगा। उसके लिए हमने ये एक स्टैम्प पेपर पे ये भी मेंशन कराया कि कुछ कंडीशंस भी होते, ध्यान रखना, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को भी ध्यान दिया जाता है, रूल्स और रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। या यहाँ पे एक 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, नियम और कानून। कंडीशंस में नियम एवं कानून यानी शर्तें।
जो मुस्लिम विवाह एक समझौता है, कैसे, मैंने जैसे बताया कि इसमें कुछ एक जैसे जनरल एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं। तो एक शर्त और मैंने बता दिया, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। तो दो व्यक्तियों के बीच, मेरे बीच और राम के बीच एग्रीमेंट हुआ, एक स्टैम्प पेपर आया, दोनों की फ्री कंसेंट हुआ, और हम लोगों ने धन की अदायगी की कि कुछ पेमेंट की बात किया कि 40% आप लोगे या 50-50% हम दोनों लोग, जो भी प्रॉफिट होगा बांट लेंगे, या जो भी खर्चे आएंगे उसमें 50% हम दोनों लोग देंगे। चलो भाई, बात हो गई राम के बीच और अनंत सर के बीच। अब बात आई कि भाई कल की डेट में हम दोनों लोग सिक्योर रहें या दो गवाहों के बीच हो जाए तो अच्छा रहेगा, कल क्या पता कल की डेट में हमारी नीयत में खोटा जाए, या अगला कहे कि क्या पता भाई आप ही की नीयत में खोटा जाए, आप ही बात से मुकर जाए, तो दो गवाहों की जरूरत होती है, तो दो गवाह भी हैं। साथ ही साथ ये भी बात हो जाती है कि भाई मान लीजिए अगर हमारा एग्रीमेंट या हम आपस में अगर हम आपस में तारतम्य बना रहा, आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनी रही, तब तो ठीक है। बाय द वे अगर नहीं बनती है तो हम जब चाहें, जिस समय चाहे इस एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं। चलो भाई, वो भी बात होगी संविदा भंग करने की। और इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को भी ध्यान रखा जाता है, यानी जैसे एग्रीमेंट के लिए एफिडेविट आता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, यानी नियम और कानून का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये सारी शर्तें जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मुस्लिम मैरिज में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मुस्लिम विवाह को हम एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, नॉट अ रिलीजियस सैक्रामेंट। इसको धार्मिक संस्कार नहीं कहते हैं, बल्कि एक सिविल समझौता कहते हैं। हालांकि वर्तमान, चूंकि सोसाइटी में क्या होता है, निरंतर चेंजेस होते रहते, परिवर्तन होता रहता है, तो अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो इसमें थोड़ी सी कुछ और अलग चीज आ जाएगी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही साथ रिलीजियस सैक्रामेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, अब वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो। लेकिन अगर ट्रेडिशनल रूप में देखा जाए, वैसे सामान्य रूप में देखा जाए, तो मुस्लिम विवाह को जो अभी तक लोगों ने डिफाइन किया एज ए कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन किया, एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही डिफाइन किया। और सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं कि मुस्लिम विवाह में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाती हैं, या यूं कह लें कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, वो सभी शर्तें कहीं ना कहीं मुस्लिम मैरिज में, मुस्लिम विवाह में देखने को मिलता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मुस्लिम विवाह को हम क्या कहते हैं, एक समझौता कहते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। मुस्लिम विवाह एक समझौता। अब प्रश्न उठता है कि इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। भाई बिना फंक्शंस के, बिना पर्पस के, बिना ऑब्जेक्टिव्स के कोई कार्य तो होता नहीं है, कोई ना कोई इसके पीछे उद्देश्य होगा। तो मुस्लिम विवाह का जो मुख्यतः उद्देश्य है, जो मेन पर्पस हैं, वो है पहला यौन संतुष्टि, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, यौन संतुष्टि। दूसरा संतान की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति। तीसरा बच्चों का यानी संतान का सोशलाइजेशन, संतान का समाजीकरण, उनका देख रेख, लालन पालन और आर्थिक सहयोग तथा अन्य। इस तरह के और भी दो चार उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो उद्देश्य हैं, पहला है यौन संतुष्टि, दूसरा है संतान की उत्पत्ति, तीसरा है उनका समाजीकरण, चौथा है उनका लालन पालन, देख रेख। ये सारे क्या हैं, विवाह के उद्देश्य हैं। किसके विवाह के? मुस्लिम विवाह के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब प्रश्न उठता है कि विवाह ऐसे नहीं हो जाती है। मुस्लिम विवाह करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह की शर्तें। मुस्लिम विवाह में वैलिड मैरिज के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थाई विवाह या यूं कह लीजिए सही विवाह के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर विवाह
को सही करना है, विवाह को सही रखना है, अगर वैलिड मैरिज की कैटेगरी में किसी मैरिज को लाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं मुस्लिम मैरिज में। अब कंडीशंस कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो मुस्लिम विवाह सही कहलाएगा, अगर नहीं सही करते हैं, अगर कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो अलग कैटेगरी में आ जाएगा। हम आगे बात करेंगे कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, उसमें कंडीशंस की बात करेंगे कि कौन से कंडीशंस कहाँ होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कंडीशंस। एक सही विवाह के लिए मुस्लिम विवाह में किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, किन किन शर्तों को मानना पड़ता है। तो पहली शर्त क्या है? 15 वर्ष की अवस्था पूर्ण होनी चाहिए। यानी कहने का आशय यह है कि अगर कोई लड़का है, सपोज करिए ये मान लीजिए ये है शबनम, शबनम, और ये हैं अली। ये है अली, अली। यानी कहने का आशय यह है कि इन दोनों की आयु 15 वर्ष की हो गई हो, यानी 15 वर्ष की अवस्था ये पूर्ण कर चुके हों। अगर 15 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुके हैं तो ये दोनों लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। हालांकि मुस्लिम संप्रदाय में यह कहा गया है कि जो भी यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुका है, यानी जो वयस्क हो चुका है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है। यानी जो भी वयस्क हो चुका है वो मुस्लिम विवाह करने के लिए योग्य हो चुका है। और जनरली ऐसा माना जाता है कि 15 वर्ष की अवस्था जो भी पूर्ण कर चुका हो वह मुस्लिम विवाह कर सकता है। उसके लिए संरक्षक की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए गार्जियनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए, अब प्रश्न उठना ये चाहिए कि क्या अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए ये शबनम है या अली हैं, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन शबनम की उम्र है 13 साल और अली की उम्र है 12 साल या 14 साल, तो क्या आपस में ये निकाह या विवाह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संरक्षक की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम जबर कहते हैं। संरक्षक को जबर कहते हैं। तो जबर की जरूरत पड़ेगी, एक संरक्षक की जरूरत पड़ेगी। उस संरक्षक के देखरेख में ये शबनम और अली की विवाह हो सकती है, निकाह हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और उस संरक्षक की हायरार्की है, जैसे पिता हो सकते हैं, पितामह हो सकते हैं, यानी दादाजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है। ये इस तरह के हायरार्की बनाई गई है कि इस क्रम में संरक्षक आपके हो सकते हैं। दूसरा स्वस्थ चित्त। दूसरा क्या होना चाहिए पॉइंट, कंडीशंस, यानी दोनों स्वस्थ हों। ऐसा नहीं है कि पता चला कि कोई दोनों पागल हो, दोनों में से एक कोई पागल हो, कोई डिजीज से ग्रसित हो, असाध्य रोग से ग्रसित हो, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों स्वस्थ चित्त हों, दोनों फिट फाट हों। तीसरा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति का होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लड़के की तरफ से लड़की वाले के यहाँ प्रपोजल होता है, या यूं कह लीजिए कि लड़के की तरफ से लड़की को प्रपोजल जाता है और लड़की का प्रपोजल लड़के की तरफ आता है। यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही बैठक में। एक ही बैठक में कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, एक ही बैठक का मतलब, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें कंडीशंस दिखा दूंगा। एक ही बैठक है, मैंने कहने का मतलब कि जब निकाहनामा होता है, जब निकाहनामा तैयार किया जाता है या निकाह होता है, तो लड़का पक्ष भी बैठता है, लड़की पक्ष भी बैठती है। उस समय कबूलनामा तैयार किया जाता है, कबूलनामा होता है, निकाहनामा पढ़ाया जाता है और लड़की से लड़के पक्ष के द्वारा पूछा जाता है कि आपको यह निकाह मंजूर है, और
लड़की की तरफ से लड़के से भी पूछा जाता है कि आपको यह निकाह मंजूर है। यानी एक ही बैठक में, ध्यान रखिएगा, एक ही बैठक के समय दोनों के द्वारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि मैंने पूछा निकाह हो रहा है और लड़के वाले ने पूछा लड़की से कि आपको अली के साथ निकाह पसंद है, और लड़की जवाब ना दे, कहे कि हम थोड़ी देर में 1 घंटे बाद बताते हैं, या उठ के चली जाए और 1 घंटे बाद आके फिर कहे कि हाँ अब हम जवाब देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये लीगल मैरिज नहीं कहलाएगा, यह गलत हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है मुस्लिम संप्रदाय में। इसे वाइड मैरिज कह देंगे या इरेगुलर मैरिज कहेंगे, इरेगुलर मैरिज के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, गवाहों की उपस्थिति होनी चाहिए। मौलवी साहब तो रहते ही हैं, मुल्ला जी रहते हैं, साथ ही साथ उनके 2 गवाह का होना अनिवार्य होता है। ध्यान रखिएगा, एक गवाह लड़की की तरफ से और एक गवाह लड़के की तरफ से, या सपोज करिए गवाहों का कम से कम 2 गवाहों का होना अनिवार्य होता है। बिना गवाह के निकाह मान्य नहीं होता है, बिना गवाह के मुस्लिम संप्रदाय में विवाह मान्य नहीं होता है, लीगल मैरिज उसे नहीं कह सकते हैं। अब गवाहों का कम से कम 2 या 2 मतलब कि दोनों पुरुष हो, या ऐसा माना जाता है कि एक पुरुष बराबर 2 स्त्री, यानी एक पुरुष के बराबर 2 स्त्री की वैल्यू होती है, या 2 स्त्री के वैल्यू के बराबर एक पुरुष। तो 2 गवाह होने चाहिए दोनों तरफ से एक, यानी एक लड़की की तरफ से एक पुरुष होना चाहिए गवाह, या एक लड़का और दूसरा एक लड़के की तरफ से एक पुरुष गवाह होना चाहिए। ये 2 हो गए, या एक पुरुष लड़के की तरफ से हो गया और 2 स्त्री लड़की की तरफ से, तब भी मान्य होगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा एक पुरुष इक्वल टू 2 स्त्री, एक पुरुष के इक्विवेलेंट 2 स्त्री की वैल्यू होती है। या यूं हो सकता है कि लड़के की तरफ से 2 स्त्री हो और लड़की की तरफ से एक पुरुष हो जाए। ऐसा माना जाता है कि एक पुरुष गवाह का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर किन्हीं कारणों से नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि एक पुरुष हो तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं निषिद्ध आस्तियों का अभाव, यानी प्रोहिबिटेड डिग्रीज। मुस्लिम संप्रदाय में कुछ रिलेशंस में मैरिज करने पर प्रोहिबिट किया गया है, निषेध किया गया है, प्रोहिबिशंस हैं, मनाही की गई है कि ऐसे ऐसे रिश्तों में निकाह नहीं किया जा सकता, उसको प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत रखा गया है। अब वो प्रोहिबिटेड डिग्री कौन कौन सी है? जैसे कहा गया है मुस्लिम संप्रदाय में कि सेम ब्लड में यानी एफिनल किनशिप में मैरिज नहीं कर सकते। एफिनल किनशिप के अंतर्गत हम मैरिज नहीं कर सकते। एफिनल किनशिप मतलब कि जिनसे हमारा रक्त का संबंध है, जैसे हम अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकते, हम अपनी चाचा की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। ये सब किस में आएंगे? रक्त संबंधी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे ही फिर कहा गया इसमें कि विवाह संबंधी लोगों से विवाह नहीं कर सकते, जिनसे वैवाहिक संबंध है हमारा, उनसे हम, यानी जहां पे कंजुगल रिलेशनशिप है वहां पे भी मैरिज प्रोहिबिट किया गया है, माना किया गया कि ऐसी जगह हम विवाह नहीं कर सकते। जैसे अपनी माँ से विवाह नहीं कर सकते, अपनी दादी से विवाह नहीं कर सकते, अपने मम्मी के बहन से विवाह नहीं कर सकते। ये सारे प्रोहिबिटेड के श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोहिबिशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें और क्या कंडीशंस है? डॉर, महर की राशि देना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशंस हैं। बिना महर की राशि अगर आप शादी करते हैं तो वो इरेगुलर मैरिज के अंतर्गत आ जाएगा, वो परमानेंट मैरिज के अंतर्गत नहीं आएगा और ना ही वैलिड मैरिज के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, वह गलत विवाह हो जाएगा। यानी महर की राशि भी देनी अनिवार्य है, महर की राशि की अदायगी भी होनी चाहिए। यानी मैंने अभी अभी बहुत सारे शर्तों को गिनवाया, बहुत सारे कंडीशंस को बताया आपको कि कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए मुस्लिम मैरिज में।
एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, मुस्लिम मैरिज में बहुत सारे कंडीशंस को ध्यान में रखा जाता है। पहला कि 2 गवाहों की जरूरत होती है, 2 पुरुष या 1 पुरुष 2 महिला। दूसरा कि दोनों की अवस्था 15 वर्ष हो चुकी हो या वयस्क हो चुके हों। अगर वयस्क नहीं है तो मैरिज या निकाह हो सकता है, लेकिन किसके सामने? उनके कोई ना कोई साक्षी होगा या कोई ना कोई गार्जियन होगा, तब हो सकती है, संरक्षक की देखरेख में। तीसरा, दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, दोनों के ऊपर, लड़का और लड़की के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, दबाव में कोई निकाह नहीं होना चाहिए, दोनों की फ्री कंसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि एक ही समय में, एक ही बैठक में कबूलनामा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, निकाहनामा एक ही समय में होना चाहिए। अगर आज मौलवी साहब ने निकाह कराने के लिए सोचा है और लड़का और लड़की दोनों पक्ष आज बैठे हैं और लड़का ने प्रपोजल रखा, लड़का ने निकाहनामा आज पढ़ लिया, तो लड़की को भी उसी समय, उसी टाइम पढ़ना पड़ेगा, निकाहनामा कबूलनामा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लड़का पढ़ा और 2 घंटे बाद लड़की पढ़ेगी, या कबूलनामा प्रपोजल अभी रखा गया, 2 घंटे बाद लड़की एक्सेप्टेंस देगी। ऐसा नहीं हो सकता, एक ही समय में, एक ही टाइम में दोनों को करना पड़ेगा चीज। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, प्रोहिबिट किया गया है, कुछ रिलेशंस में कुछ मैरिज में प्रोहिबिट किया गया है, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ निषेध है, कुछ मनाही की गई है कि इस तरह के रिश्तों में आप निकाह नहीं कर सकते हैं। इस तरह का अगर मैरिज करते हैं तो प्रोहिबिटेड की श्रेणी में आ जाएगा, वो लीगल मैरिज नहीं कहलाएगा, वाइड मैरिज के अंतर्गत आ जाएगा, या वो परमानेंट मैरिज नहीं कहलाएगा। जैसे ब्लड रिलेशन को ध्यान रखा जाता है, वैवाहिक संबंधों को ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ फोस्टर को ध्यान रखा जाता है, धात्री जिसको कहते हैं, जिसको एक माँ ने दूध पिलाया है अपना, उनके जो जिस बच्चे को माँ ने दूध पिलाया है, उन दोनों बच्चों की संतान आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, उसको फोस्टर कहते हैं, उसको धात्री संबंधी कहते हैं, इसमें निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत सारे कंडीशंस हैं जो प्रोहिबिट किया गया है, जैसे किया गया है कि हलाला किए बिना निकाह नहीं हो सकता। अगर आप मक्का मदीना पे हज यात्रा पे हैं, उस समय निकाह नहीं कर सकते। अगर कोई महिला इद्दत की अवधि में है तो इद्दत की अवधि में भी निकाह नहीं हो सकता। अगर 2 सगी बहन है, दोनों सगी बहन से विवाह नहीं कर सकते। 5 स्त्री को एक साथ नहीं रख सकते। 1 स्त्री 2 पति को एक साथ नहीं रख सकती। ये सारे क्या है? प्रोहिबिशंस हैं, ये सारे प्रोहिबिशंस हैं। साथ ही साथ महर की राशि की अदायगी की जाती है। जो भी महर की राशि का वादा किया जाता है लड़का द्वारा, उसे लड़की को उसके मांगने के अनुसार दी जाती है, या तो तुरंत दे दे या तो बाद में दे दे, वो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस थे जो मुस्लिम मैरिज के समय ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं विवाह के प्रकार की। विवाह के कितने प्रकार होते हैं? इससे पहले थोड़े कुछ कंडीशंस जो मैंने बताया कि सपोज करिए, अब हम विवाह के प्रकार में इसका जिक्र करते हैं। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। हम यहां शिया और सुन्नी की बात नहीं करेंगे, हम दोनों को लेकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिया में कुछ अलग तरह का विवाह देखने को मिलता है, सुन्नियों में कुछ अलग तरह का विवाह देखने को मिलता है। शिया के भी अलग अलग उप संप्रदाय होते हैं, वहां भी अलग तरह के विवाह देखने को मिलता है। अगर हॉलिस्टिक व्यू में देखें, संपूर्णता के रूप में देखें, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रकार का विवाह मुस्लिम संप्रदाय में देखने को मिलता है। तो विवाह के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करें, तो मुस्लिम विवाह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला, परमानेंट मैरिज, जिसको हम अस्थाई विवाह कहते हैं। परमानेंट मैरिज, जिसको हम अस्थाई विवाह कहते हैं। दूसरा, मुताह विवाह, जिसको हम टेम्पोररी मैरिज कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज भी कहते हैं इसको, या इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज भी कह सकते हैं इसको। तीसरा, बातिल या शून्य विवाह, जिसको वैड या इलीगल मैरिज कहते हैं, जिसको वैड या इलीगल मैरिज कहते हैं। चौथा, फासिद विवाह, जिसको हम इरेगुलर मैरिज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः ध्यान से सुनिए।
मुस्लिम विवाह के प्रकार, मुस्लिम विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम विवाह 4 प्रकार का होता है। पहला अस्थाई विवाह, जिसे हम परमानेंट मैरिज कहते हैं। दूसरा मुताह या टेम्पोररी मैरिज या कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज भी कहते हैं। तीसरा बातिल या शून्य विवाह, जिसे हम वॉइड मैरिज या नल मैरिज या इलीगल मैरिज कहते हैं। चौथा फासिद विवाह या फासिद भी कहते हैं, और उसको कहते हैं इंग्लिश में इरेगुलर मैरिज। अब हम एक एक कर चर्चा करेंगे इस पे। पहला हम लेते हैं अस्थाई विवाह। अस्थाई विवाह क्या होता है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सही मुस्लिम विवाह के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। अगर उन सभी शर्तों को ध्यान में रखकर एक लड़का और लड़की आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में रहने लगते हैं, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैरिज। अर्थात कि जब एक लड़का लड़की बालिग हो गया हो, 15 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हो, दूसरी डॉर की राशि दे रहा हो, एक मेहर की राशि की अदायगी कर रहा हो, तीसरा 2 गवाह भी उपस्थित हो, मौलवी साहब भी उपस्थित हो, फ्री कंसेंट भी हो, स्वतंत्र सहमति भी हो, और एक ही समय में हो, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस भी हो, और निषेध की श्रेणी में नहीं आते हो, प्रोहिबिटेड नहीं आते हो, प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंतर्गत नहीं आते हो, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैरिज, अस्थाई विवाह। फिर से एक बार सुनिए, और मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं, चार्ट के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये मौलवी साहब है, कबूलनामा हो रहा है यहां पे। ये लड़का पक्ष है, ये सामने, ये लड़की पक्ष है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, यानी लड़का और लड़की दोनों पक्ष एक साथ बैठे हुए हैं, बीच में फूलों की एक माला है, बीच में हल्की सी एक फिल्म डाल दी जाती है, एक पर्दा किया जाता है, सिंबॉलिक पर्दा होता है। दोनों की तरफ से, इधर से लड़कियां गवाह हैं, उधर से लड़के गवाह होंगे, सारे गार्जियन बैठे हुए हैं, और यहां पे निकाह नामा चल रहा है, निकाह हो रहा है, निकाह संपन्न किया जा रहा है। यानी कुछ ना कुछ प्रपोजल रखा गया, एक्सेप्टेंस आया, यानी कबूलनामा होता है, इकरारनामा होता है, निकाहनामा पढ़ाया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट तैयार होता है। ये लड़की देखिए पढ़ रही है, यहां पे मौलवी साहब बैठे हैं, ये देखिए कबूलनामा हो रहा है, लड़का और लड़की दोनों हाथ उठा के कबूल कबूल कबूलनामा पढ़ रहे हैं, अपने रस्मों को अदा कर रहे हैं। ये सामने देखिए, ये एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, मौलवी साहब कागज और एफिडेविट होता है वो लेकर और पेन से लिख रहे हैं, और इस लड़की का साइन लेंगे उस पे। यहां पे देखिए दोनों के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, गवाह भी उपस्थित हैं और साथ ही साथ सिग्नेचर भी हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि एक समान एग्रीमेंट में जैसा होता है, सारे हस्ताक्षर होते हैं, नियम और कानूनों को ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यहां पर फुलफिल हो रही है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जब मैरिज किया जाता है, विवाह किया जाता है, तो ऐसे मैरिज को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लीगल मैरिज कहते हैं, परमानेंट मैरिज कहते हैं, वैलिड मैरिज कहते हैं, सही विवाह कहते हैं, अस्थाई विवाह कहते हैं। अब बात करते हैं मुताह विवाह क्या होता है। जब एक सपोज करिए, जब मुताह विवाह या जिसको हम कहते हैं टेम्पोररी मैरिज, जब लड़का और लड़की के बीच, मुस्लिम संप्रदाय में जब लड़का और लड़की के बीच एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए जब निकाह संपन्न कराया जाता है, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ऐसे निकाह को क्या कहते हैं? मुताह या टेम्पोररी मैरिज या कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। इसके पीछे एक उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति। इसको हम आनंद विवाह भी कहते हैं।
क्योंकि इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। सपोज करिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का दुबई में रहता है, भारत में आया है 5-6 महीनों के लिए अपने जॉब के पर्पज से। बायोलॉजिकल नीड्स सबकी होती है और उस ड्यूरेशन में उसने किसी लड़की से निकाह करने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुताह के समय जो अस्थाई विवाह में जो भी कंडीशंस को फॉलो किया गया है वो सभी कंडीशंस मुताह विवाह में भी फॉलो होगा। लेकिन एक ही चीज अंतर होता है अस्थाई विवाह और मुताह में, समय बाउंडिंग जो होती है, ड्यूरेशन की जो बाउंडिंग होती है, इसमें एक फिक्स टाइम के लिए मुताह विवाह में क्या होता है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, चाहे वो 10 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 6 महीना भी होता है, 3 महीना भी हो सकता है। एक फिक्स टाइम के लिए जब लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, जुड़ते हैं, सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, सभी शर्तों का पालन करते हुए, तो ऐसे विवाह को, ऐसे निकाह को हम मुताह कहते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे यहां पे, आपके जहन में आना चाहिए, आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए, आपके सामने एक प्रश्न बन के कुछ चीजें खड़ी हो जाना चाहिए कि सपोज करिए सर, कुछ ड्यूरेशन के लिए इन्होंने मान लीजिए 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कहा कि हम 6 महीना साथ रहेंगे। अगर उसके बाद वो साथ रहना चाहे तो, या उस ड्यूरेशन में संतान की उत्पत्ति हो गई तो साल भर बाद, या मान लीजिए किसी का एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो रहा है कबूलनामा और इकरारनामा में कि साल भर तक हम लोग साथ रहेंगे, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक हम साथ रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस तारीख से शुरुआत कर रहे हैं और जो अंतिम डेट है, वो अंतिम डेट जैसे ही पूर्ण होगा उसके बाद यह जो मुताह निकाह है अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। लड़का अपनी जगह, लड़की अपनी घर, कोई रिलेशन नहीं, ये निकाह अपने आप स्वतः डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि जिस दिन समय समाप्त हो रहा है उससे एक दिन पहले या उसी समय लड़का मौलवी साहब को बुला के गवाहों की उपस्थिति में कहता है कि इस रिश्ते को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अब हम लोग पति पत्नी के रूप में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, यानी परमानेंट मैरिज के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उन सभी शर्तों को पुनः पालन करना पड़ेगा जिस तरह पहली बार इन्होंने मुताह निकाह किया था, यानी परमानेंट मैरिज के लिए यानी कोई भी मैरिज के लिए जब जो जैसे जैसे शुरुआत में कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, गवाह की उपस्थिति होती है, मौलवी साहब की उपस्थिति होती है, मेहर की राशि तय की जाती है, पुनः कबूलनामा होता है, इकरारनामा होता है, एग्रीमेंट होता है, वो सभी चीज़ों को पुनः पालन करना पड़ेगा, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए मुताह रूपी विवाह में जो दोनों लोग शामिल थे वो चाहे तो मुताह रूपी विवाह को अस्थायी रूप दे सकते हैं, अस्थायी विवाह के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात और कि सपोज करिए कि मुताह विवाह हुआ है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हुआ है, और उस पीरियड में अगर संतान की उत्पत्ति हो जाती है और मुताह रूपी विवाह को हम अस्थायी रूप नहीं दे रहे हैं, तो एक समय के बाद अपने आप वो समाप्त हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लड़की और लड़का अलग हो जाएंगे। तो उस ड्यूरेशन में अगर लड़की के मान लीजिए कोई संतान की उत्पत्ति होती है या प्रेगनेंसी होती है, तो उस लड़की को क्या अधिकार होगा और लड़की को क्या अधिकार होगा, उसका देख रेख कौन करेगा। जनरली ऐसा होता है कि अगर संतान की उत्पत्ति हो जाती है या संतान होता है तो पिता के संपत्ति में उस संतान का पूरा पूरा हक होगा, जैसे एक जायज बच्चे को होता है, एक लीगल चाइल्ड को होता है, एक लीगल संतान को होता है। और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मां के पास ही रहता है, जैसे ही बड़ा होता है थोड़ा सा वो पिता के पास चला आता है। मां को जो स्त्री होती है, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए जो पति के साथ रहती है, एक पुरुष के साथ रहती है, मुताह विवाह की रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होता है, उसमें स्त्री को किसी प्रकार का पुरुष के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। अब बात करते हैं बातिल या शून्य विवाह की, कि वैड मैरिज या इलीगल मैरिज किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, आगे आते हैं,
शून्य या बातिल विवाह, वैड या इलीगल मैरिज। इलीगल मैरिज, किस मैरिज को हम इलीगल मैरिज कह सकते हैं? कौन सी मैरिज वैड हो सकता है? ध्यान रखिएगा। मैंने जब कंडीशंस की चर्चा कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने कुछ प्रोहिबिशंस की बात किया था, प्रोहिबिटेड डिग्रीज की बात किया था, और खासकर 3 प्रोहिबिटेड की बात किया था, 3 प्रोहिबिशंस की बात किया था। एक एफिनल किनशिप की बात किया था, एक कॉन्जुगेनल किनशिप की बात किया था, और फोस्टर की बात किया था। यानी 3 तरह के ऐसे संबंध होते हैं जिनसे आप विवाह कतई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अगर इन तीनों संबंधियों में विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह में कोई संशोधन होने की संभावना नहीं होती है। करने के लिए कुछ भी करें, अपने भाई से कर ले, बहन से कर ले, मां से कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मैरिज करते हैं तो समाज की नजर में ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? इलीगल मैरिज कहेंगे या वाइड मैरिज कहेंगे। फिर से एक बार सुनिए, मुस्लिम संप्रदाय में कुछ प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं जिसमें मनाही की गई है कि ऐसे ऐसे संबंधियों में विवाह आप नहीं कर सकते हैं। यानी रक्त संबंधी, पहला एफिनल मैरिज, एफिनल किनशिप में मैरिज नहीं कर सकते हैं, रक्त संबंध में, रक्त में विवाह नहीं कर सकते, यानी अपनी सगी बहन से विवाह नहीं कर सकते हैं, सगी मां से विवाह नहीं कर सकते हैं, अपने चाचा की लड़की से विवाह नहीं कर सकते हैं, वो ब्लड रिलेशन में आएगी। तो एफिनल किनशिप मैरिज प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन है, उसमें आप नहीं कर सकते। दूसरा, वैवाहिक संबंधों में विवाह, कंजुगेनल किनशिप मैरिज में आप मैरिज नहीं कर सकते, यानी विवाह के द्वारा जो संबंधी बने हैं आपके, उसमें विवाह नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी मौसी से विवाह नहीं कर सकते, आप अपनी सगी मां से विवाह नहीं कर सकते, आप अपने पापा की सासू मां से विवाह नहीं कर सकते, आप अपने मामा की पत्नी से विवाह नहीं कर सकते। ये सब क्या है? प्रोहिबिशंस हैं, प्रोहिबिटेड किया गया है, मनाही की गई है, मना किया गया है कि ऐसे संबंधियों से अगर विवाह करते हैं तो उसमें संबंधों में संशोधन, उस विवाह रूपी प्रक्रिया में संशोधन की कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं हो सकता है, उस विवाह में कोई संशोधन होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। या धात्रे संबंधों में, यानी फोस्टर रिलेशनशिप में, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये फोस्टर क्या है, धात्रे क्या है। सपोज करिए, ऐसे देखिए, ये मां है, सपोज करिए ये मां है, दिख रहा है आपको? हाँ, मैं ये, इनका नाम है शबनम, मान लीजिए शबनम है, और ये 2 बच्चे हैं इनके, मान लीजिए ये 2 बच्चे हैं, और ये लड़की है और ये लड़का है। ये लड़का है, सपोज करिए, ये माँ है, चाहे वो सगी माँ हो या कोई भी हो। मान लीजिए कभी कभी होता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी सगी माँ नहीं रही, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिलेशनशिप वाला हो, या चाची हो या बुआ हो या मौसी हो, कोई ना कोई दूध पिलाता है। तो ये मान लीजिए एक स्त्री है और इसने दोनों बच्चों को, एक लड़का को एक लड़की को दूध पिलाया। ध्यान रखिएगा, तो ये जिन ने दूध पिया इस माँ का, उन सभी की संतानें आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। ऐसे संबंधियों को हम क्या कहते हैं? धात्रे संबंध कहते हैं। ऐसे संबंधियों को क्या कहते हैं? धात्रे। ऐसे रिलेशनशिप को धात्रे किनशिप कहते हैं, धात्रे रिलेशनशिप कहते हैं। यानी इस माँ ने जिसको जिसको दूध पिलाया वो आपस में मैरिज नहीं कर सकती, इसीलिए कहा जाता है कि सेम दूध में विवाह नहीं कर सकते, मनाही की गई है। यानी इस माँ ने जिसको जिसको दूध पिलाया है वो सभी आपस में, या उनकी संतान आपस में निकाह नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रोहिबिशंस है, निषेध किया गया है, मनाही की गई है कि ऐसा
निकाह आप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं, तो ये 3 मेजर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि रक्त संबंधी विवाह पर प्रतिबंध किया गया है, वैवाहिक संबंधों में विवाह नहीं कर सकते, यानी तीसरा धात्रीय संबंधों में यानी फोस्टर रिलेशनशिप में आप मैरिज नहीं कर सकते। यानी अगर इन 3 चीजों में आप मैरिज करते हैं, 3 बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके द्वारा जो निकाह किया गया है, आपके द्वारा जो किसी स्त्री से वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है, ऐसे विवाह को हम वैड मैरिज कहेंगे या इलीगल मैरिज की श्रेणी में रखेंगे, या हम उसे बातिल विवाह कहेंगे या शून्य विवाह कहेंगे या शून्य कहेंगे। ऐसा मैरिज सही नहीं कहलाता है, वो इलीगल मैरिज की श्रेणी में आता है। एक बार पुनः सुने, इलीगल मैरिज वह मैरिज होता है जिसमें निषिद्ध का ध्यान नहीं रखा जाता है और उन निषेधों की समाप्ति भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे मैरिज को हम शून्य या बातिल विवाह कहते हैं, या इलीगल मैरिज या वैड मैरिज कहते हैं। एक बार पुनः सुने, अगर कोई मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम स्त्री आपस में निकाह करते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, और जो वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं वो निषेध की श्रेणी में आता है, और वो ऐसे निषेध की श्रेणी में आता है जिसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? शून्य या बातिल विवाह या वैड या इलीगल मैरिज। यानी इसमें कोई संशोधन हो ही नहीं सकता। जब स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप अपनी सगी बहन से विवाह नहीं कर सकते, अगर सगी बहन से विवाह करते हो तो इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर सेम रक्त में या सेम दूध में विवाह कर लेते हो तो इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधे सीधे क्या एक ही उपाय है कि आप दोनों डाइवोर्स दे दो, दोनों को डिवोर्स होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से विवाह विच्छेद कर लो, दोनों डिवोर्स ले लो, दोनों तलाक ले लो, एक ही कंडीशन है। अगर साथ रहते हो, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हो, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बातिल की श्रेणी में रखते हैं, या बातिल विवाह कहते हैं, या इलीगल मैरिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। अब एक विवाह का और प्रकार है फासिद या अनियमित विवाह। फासिद विवाह वह विवाह होता है, या इलीगल मैरिज, इरेगुलर मैरिज इसको कहते हैं, इरेगुलर, यानी इसको रेगुलर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सपोज करिए कि कोई मुस्लिम लड़का है, अगर हिंदू लड़की से यानी मूर्ति पूजक से या अग्नि पूजक से, यानी जिसमें मूर्ति की प्रतिमा की पूर्ति होती है या अग्नि की पूजा होती है, ऐसे धर्म में, ऐसे संप्रदाय में अगर निकाह कर लेता है, या मुस्लिम संप्रदाय में ये कहा गया है कि एक समय में 4 से ज्यादा पत्नी नहीं हो सकती है। अगर 4 पत्नी के होते हुए 5वीं स्त्री से शादी कर लेता है, या कोई ऐसी स्त्री से शादी करता है जिसका हलाला नहीं हुआ है, या कोई ऐसी स्त्री से शादी कर ले जो इद्दत की अवधि में है, यानी इद्दत की अवधि का पालन कर रही हो, या 2 सगी बहनों से आपस में शादी कर लिया जाए, तो ऐसे अगर शादी, इस प्रकार की अगर शादी की जाती है, चूंकि ये भी प्रोहिबिशंस की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसे प्रोहिबिशंस में संशोधन हो सकता है, सुधार किया जा सकता है, और इसमें जो त्रुटियां हैं, जो कमी है, उसको सुधार कर इस मैरिज को हम परमानेंट मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं या लीगल मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुने, फासिद विवाह यानी फसाद, कुछ कमियां रहती हैं, इसीलिए इसको इरेगुलर मैरिज कहते हैं। इसको रेगुलर किया जा सकता है, लेकिन इलीगल को हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं। वो इलीगल मतलब इलीगल है। जब कोई
मुस्लिम संप्रदाय में लड़का और लड़की निकाह करते हैं और वो निकाह कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन की श्रेणी में आता है। कौन कौन सी प्रोहिबिशन मैंने बताया? 5 पत्नी हो पहले से, 4 पत्नी हो 5वीं कर ले, या हज के दौरान निकाह कर ले, या इद्दत की अवधि में विवाह कर ले, या 2 सगी बहन से विवाह कर ले, या हलाला की जिस लड़की का नहीं हुआ है उससे विवाह कर ले, या गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर ले। अगर इस तरह के शर्तों को ध्यान न रखकर, इस तरह की शर्तों पे ध्यान कोई नहीं देता है और किसी स्त्री से या किसी स्त्री से कोई भी पुरुष, मुस्लिम संप्रदाय में कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर निकाह कर लेता है तो ऐसे मैरिज को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर मैरिज कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए एक बार पुनः कि इरेगुलर मैरिज वह मैरिज होता है, या फासिद विवाह वह विवाह होता है, या फासिद निकाह वह निकाह होता है जिसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश होती है। जब एक लड़का और लड़की निकाह करते हैं और उसमें कुछ कमी रह जाती है और उस कमियों को जब पूरा कर देते हैं, उस कमियों को दूर कर देते हैं, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? फासिद विवाह। जब कोई कमी रह जाती है तो उसे हम फासिद विवाह कहते हैं, और जैसे ही उस कमी को दूर कर दिया जाता है, उस कमी को दूर करने की संभावना रहती है, तो जैसी कमी दूर करेंगे वो किस में आ जाएगा? टेम्पोररी नहीं, परमानेंट मैरिज में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। यानी जिस मैरिज में थोड़ी बहुत कमी रहती है, जिसमें संशोधन की गुंजाइश होती है, ऐसे विवाह को हम फासिद विवाह कहते हैं या इरेगुलर मैरिज कहते हैं। अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम संप्रदाय में शादी करती है, मुस्लिम पुरुष से शादी कर लेती है सपोज करिए, तो कल की डेट में वो लड़की अपना धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम संप्रदाय में चली जाएगी, तो उनका जो निकाह होगा वो परमानेंट हो जाएगा। अगर कोई बिना हलाला किए हुए, हम बाद में बताएंगे कि हलाला क्या होता है, बस हलाला शब्द याद रखिए, बिना हलाला किया हुआ कोई लड़की का निकाह किसी पुरुष से हो जाता है तो इसमें संशोधन हो सकता है। उस लड़की का पहले हलाला करा दिया जाए और फिर निकाह कर ले तो वो निकाह सही हो जाएगा। अगर कोई लड़का निकाह एक स्त्री से कर रहा है और ऑलरेडी उसकी 4 पत्नियां हैं और 5वीं मैरिज कर लिया, तो मुस्लिम संप्रदाय में 5 स्त्री रखने पे मनाही है, प्रोहिबिशंस किया गया है, 5 स्त्री नहीं रख सकते आप। तो क्या करेगा? उसमें से किसी ना किसी एक को डाइवोर्स दे देगा। एक डिवोर्स हुआ, एक को तलाक दे दिया, एक को छोड़ दिया, विवाह विच्छेद कर लिया एक से, तो कुल मिला जुला पत्नियां कितनी हुई? 4 ही रह गई। तो कहीं ना कहीं फिर वो परमानेंट मैरिज की कैटेगरी में आ गया, उसमें संशोधन हो गया। यानी जब कोई मुस्लिम पुरुष किसी स्त्री से शादी करता है, या जब मुस्लिम संप्रदाय में लड़का और लड़की के बीच निकाह होता है और उस निकाह के दौरान अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाती है, मान लीजिए कभी गवाह ना हो, ये भी हो सकता है कि गवाह की अनुपस्थिति में निकाह हो गया, ये त्रुटि है, कमी है, कंडीशंस में रखा गया, गवाह होना अनिवार्य है। और वो दोनों गवाह कैसे होने चाहिए? दोनों मुस्लिम होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, हिंदू गवाह नहीं चलेगा, दोनों गवाह होने चाहिए और मुस्लिम होने चाहिए। गवाह की अनुपस्थिति में निकाह हो गया तो पुनः गवाह लाके, गवाह को प्रेजेंट करके हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। अगर कोई निकाह के दौरान कोई कमी रह जाती है विवाह में और उसमें पुनः संशोधन होने की संभावना रहती है, पुनः संशोधन हो सकता है, तो ऐसे विवाह को हम फासिद विवाह कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे ही गवाह की मैंने बात किया तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि सपोज करिए सर, जैसे कि मैंने पहले बता दिया अभी जस्ट, कि गवाह दोनों मुस्लिम होना चाहिए, या एक लड़का 2 लड़की या 2 लड़के, ये क्या होने चाहिए? लड़की हो, दोनों मुस्लिम होने चाहिए। फिर एक प्रश्न उठता है कि सपोज करिए कि सर क्या गवाह अगर गूंगा, बहरा और अंधा हो तो क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, गूंगा चलेगा, अंधा चलेगा गवाह। अगर कोई गवाह है और अंधा है और गूंगा है तब तो चलेगा, लेकिन बहरा गवाह कभी नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कान से बहरा है, सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे गवाह वैलिड नहीं माने जाएंगे। अगर इसका ध्यान नहीं रख के कोई अगर निकाह करा देता है तो ऐसे मैरिज को हम क्या कहेंगे? इलीगल या इरेगुलर की श्रेणी में ला देंगे। कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा कि मुस्लिम विवाह क्या होता है, निकाह किसे कहते हैं सामान्य अर्थ में। उसकी कुछ डेफिनेशंस को हम लोगों ने पढ़ा, अभी हमने आपसे चर्चा किया, जिक्र किया। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि उसकी कंडीशंस क्या होते हैं। मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कैसे है, मुस्लिम विवाह को एक समझौता, मुस्लिम विवाह को एक हम अगर सिविल एग्रीमेंट कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या क्या कॉज थे, क्या क्या एलिमेंट्स थे, मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि मुस्लिम विवाह के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, क्यों विवाह किया जाता है, क्यों निकाह किया जाता है। हमने ये भी देखा कि मुस्लिम विवाह के क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं विवाह के दौरान, उस शर्तों को भी मैंने देखा, हमने इस पर चर्चा किया। साथ ही साथ मुस्लिम विवाह या निकाह जो होता है वो कितने तरह के हो सकते हैं। मैंने यहाँ शिया और सुन्नी की बात नहीं किया, ध्यान रखिएगा। और इस लेक्चर को डिलीवर करने में, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप तक मुस्लिम विवाह रूपी ज्ञान को संप्रेषित करना, आपका सिलेबस को कवर कराना, आपको आपके ज्ञान को पुष्पित और पल्लवित करना। किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को, किसी आस्था को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य मेरा नहीं है। हमने जो भी आप तक साक्ष्य दिया, जो भी आप तक तथ्यों को प्रस्तुत किया, आपको तथ्यों से अवगत करा रहा हूँ जिस भी तथ्य से, वो सभी कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से मैंने कलेक्ट किया है, किताबों से और कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों से पूछकर वो सारे डेटा आप तक संप्रेषित किया हूँ मैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं, अगर मुझसे कोई शब्द ऐसे निकल गए हो तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। हम आगे देखते हैं जरा। और इस प्रकार मुस्लिम विवाह टॉपिक समाप्त हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक से आपके ज्ञान में कोई ना कोई वर्धन होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, इसको अपने चैनल, मेरे चैनल का नाम सब लोग जानते हैं, सभी वाकिफ है। मेरे चैनल का नाम है, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि अनंत सिंह स्टडी एंड इंटरटेनमेंट फॉर एवर। अनंत सिंह स्टडी एंड इंटरटेनमेंट फॉर एवर मेरे चैनल का नाम है। इस पर जाएं, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स भी ज़रूर लिखें कि यह मेरा वीडियो, यह मेरा प्रयास कैसा रहा, कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो मैं मुस्लिम संप्रदाय से बनाऊंगा, मुस्लिम धर्म से बनाऊंगा, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मैरिज से सही संबंधित रहेगा और वो रहेगा कि डॉर क्या होता है, मेहर क्या होता है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, उस पे रहेगा। और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मुस्लिम विवाह से संबंधित, वो रहेगा डिवोर्स क्या होता है, तलाक किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। थैंक यू वेरी मच।